गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने उपनिवेशवाद और देहात के विषय में अध्ययन किया था। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित होने के पश्चात अंग्रेज़ों ने अंग्रेज गवर्नर जनरलों ने अभी हमने कहा अंग्रेज़ों ने। बच्चों, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों की एक कंपनी द्वारा शासन प्रारंभ किया गया था, जिसके उच्चाधिकारी जो आते थे उन्हें गवर्नर कहा जाता था। बाद में गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ 1857 की क्रांति के पश्चात और ब्रिटिश संसद का साधन ब्रिटिश क्राउन का शासन सीधे भारत पर आरंभ हुआ, तो गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करते हुए गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय नियुक्त किया जाने लगा। किंतु शुरुआत में कंपनी के जो उच्चाधिकारी होते थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था, और गवर्नर जनरल जो भी आते थे उनका काम सिर्फ अधिक से अधिक धन कमाना होता था। भारत से अधिक धन किस प्रकार प्राप्त किया जाए, ये प्रत्येक गवर्नर जनरल का लक्ष्य होता था। और जैसा कि हम कल बताए थे बच्चों कि उस समय राजस्व प्राप्ति का सबसे जो शक्तिशाली क्षेत्र होता था, जो साधन था, वह था भू राजस्व व्यवस्था यानी लगान। तो इसलिए इन गवर्नर जनरलों की नीतियाँ भू राजस्व व्यवस्था से ही शुरू होती थी। तो सबसे पहले जिसने कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली थी उसका नाम था क्लाइव। उसके बाद आया हेस्टिंग्स ने। क्लाइव ने बंगाल में दोहरे शासन की व्यवस्था की, तो हेस्टिंग्स ने भूमि को पट्टे पर उठाना शुरू किया, यानी कि भूमि की बोली लगाना शुरू किया और 5 साल के लिए जमींदारों को भूमि की नीलामी करने की व्यवस्था की। यह कार्य हेस्टिंग्स ने किया था, लेकिन इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष लाभ नहीं मिला। इसलिए बच्चों, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, और जो व्यवस्था उसने इस क्षेत्र में अपनाई उसी को इतिहास में इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो अब हम स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त पर विस्तृत प्रकाश डाल रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था कि इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, आज भी हमने जिक्र किया कि इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस
जब गवर्नर जनरल बनकर के आया तो इसने इसकी शुरुआत की थी और इसको इसने लागू किया था 1793 ईस्वी में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था और सर्वप्रथम इसने बंगाल और बिहार में यह व्यवस्था लागू की थी। किन प्रांतों में बच्चों? बंगाल और बिहार। जैसा कि हमने कल बताया था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन व्यवस्था वैसे तो अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में प्रारंभ की थी, किंतु जो क्षेत्र विशेष प्रभावित था उसमें कौन कौन सा क्षेत्र था? बंगाल था, राजमहल व संथाल की पहाड़ी भाग थे, मध्य भारत था और दक्कन प्रदेश के नगरीय एवं देहाती भाग थे। तो सर्वप्रथम इसीलिए कोई भी गवर्नर जनरल जब अपनी कोई नई नीति प्रारंभ करता था तो सबसे पहले उसको बंगाल में ही लागू किया जाता था। तो इसलिए कॉर्नवालिस ने भी जब स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया तो बच्चों सर्वप्रथम इसने बंगाल और बिहार में यह व्यवस्था लागू की। अब हम इसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाल रहे हैं कि आखिर इस व्यवस्था की क्या आवश्यकता थी, यानी यह व्यवस्था कॉर्नवालिस ने क्यों लागू की। तो पहला कारण था वह था ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो कॉर्नवालिस का लक्ष्य क्या था बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और साथ ही उसका उद्देश्य था भारत से अधिक धन की प्राप्ति करना। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भूराजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया। अब हम स्थायी बंदोबस्त का अर्थ क्या होता है इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। तो जैसा कि आप सभी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ये चीज़ स्थायी है, ये चीज़ अस्थायी है। जैसे जो चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं, टिकाऊ होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी। जो टिकने वाली नहीं होती हैं उसे अस्थायी कहते हैं। जैसे कोई नियुक्ति अगर संविदा पर होती है तो हम कहते हैं ना कि उनकी अस्थायी पोस्टिंग है, और जो पोस्टिंग परमानेंटली होती है, तब कोई एग्ज़ाम पास करने के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के बाद पोस्टिंग होती है तो हम कहते हैं ना कि स्थायी रूप से नियुक्ति हुई है, जो मतलब जिसको हटाया नहीं जा सकता। जैसे कि कोई भी चीज़ है जो हिलने डुलने वाली चीज़ रहती है तो वो क्या होगी? डगमगाएगी। लेकिन जो चीज़ फिक्स रहती है, जो हिलती डुलती नहीं, उसको कोई भी तुरंत हटा नहीं सकता है ना। जैसे मान लो डेस्क बेंच जैसा कि लोग क्लास में रहता है, वो फिक्स है, तो क्या है? स्थायी है। उसको पैर से कोई आते जाते धक्का मार के इधर उधर हटा नहीं सकता है। तो ऐसे ही जो चीज़ें फिक्स रहती हैं वो
अस्थाई कहलाती हैं और जिसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, जल्दी जल्दी परिवर्तन होने का चांस रहता है, उसे अस्थाई कहते हैं। तो बच्चों जिस समय ये गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया, 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया था। कॉर्नवालिस 1790 में आया और व्यवस्था लागू की थी 1793 में। तो 1790 में कॉर्नवालिस ने क्या किया, जमींदारों को भूस्वामी के रूप में स्वीकार कर, भूस्वामी के रूप में क्या किया कि जमींदारों को इसने भूमि का स्वामी स्वीकार कर निश्चित अवधि एवं लगान की राशि में बदले में जमीन देने की योजना बनाई। क्या किया इसने कि जमींदारों को भूस्वामी के रूप में स्वीकार कर, भूस्वामी के रूप में स्वीकार कर निश्चित अवधि व लगान की राशि के बदले में जमीन देने की योजना बनाई। और यह योजना कब बनाई उसने, 1790 में। जब वह भारत आया तभी उसके दिमाग में ये आया कि किस प्रकार हम कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, और उसने हर क्षेत्र की छानबीन शुरू की। तो उसने पाया कि लगान से कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। तो उसने फिर सर्वे करवाया कि कहाँ गड़बड़ी है, और उसने यह पाया कि लगान वसूली में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और लगान समय से जमा नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या था कि ब्रिटिश प्रशासन के समय 1770 के दशक में भू राजस्व संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। बंगाल में इस समय बार बार क्या हो रहा था, अकाल पड़ रहे थे और खेती बर्बाद हो गई थी, खेती में गिरावट आ गई थी। और बच्चों आप कल्पना कर सकते हो कि जब अन्न उत्पन्न नहीं होगा, कृषि में पैदावार नहीं होगी, तो किसान लगान कहाँ से जमा करेंगे। तो इस वजह से बार बार अकाल पड़ने के कारण खेती बर्बाद हो रही थी, पैदावार में गिरावट आ रही थी। और इस समस्या के कारण अनेक जमींदारों ने अपनी जागीरें बेच दी थी। क्यों? क्योंकि उनको लगान समय पर जमा करना पड़ता था। साथ ही राजस्व संबंधी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। फलस्वरूप बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस समय संकट के दौर से गुजर रही थी। और कॉर्नवालिस ने, जैसा कि अभी हमने बताया, कि इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि बंगाल की जनता से प्रत्यक्ष रूप से कर वसूल करने में जो दिक्कतें अंग्रेजों के सामने आ रही थी, उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या किया कि जमींदारों को भूस्वामी के रूप में स्वीकार कर
निश्चित अवधि व निश्चित लगान की राशि के बदले में जमीन देने की योजना बनाई और 1793 में बंगाल में यह व्यवस्था लागू कर दी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भू राजस्व की रकम तो निश्चित कर दी। इससे क्या हुआ कि जमींदार निश्चित राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे। उनकी जागीरों को जो नीलाम कर दिया जाता था, तो हर जो भी जमींदार जमीन का स्वामी बनता था यानी भूस्वामी बनता था, वह समय पर किसी भी प्रकार से निश्चित धनराशि कंपनी के कोष में पहुंचाने का प्रयत्न करता था। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि निश्चित अवधि थी और लगान की राशि भी निश्चित थी, और ऐसा न करने वालों को यानी जो जमींदार समय पर निश्चित लगान कंपनी के कोष में नहीं पहुंचाता था, उनकी जागीरदारी को, जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। तो आप इससे समझ सकते हो बच्चों कि अंग्रेज़ों को कितना लाभ हुआ होगा और भारतीय जनता यानी भारतीय किसान का कितना शोषण प्रारंभ किया। इसने कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने। इसके पहले क्या था कि इसके पहले हेस्टिंग्स ने केवल 5 वर्षीय भू लगान की व्यवस्था ठेके पर उठाने का कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें कि लगान वसूल करने का कार्य अंग्रेज़ों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। अब सीधे भारतीयों को ही इसमें कॉर्नवालिस ने इन्वॉल्व कर लिया और कंपनी को इससे काफ़ी लाभ हुआ। तो बच्चों, बंगाल के जमींदारों के साथ इसने 10 वर्षीय जो कि पहले इसके पूर्व यानी कॉर्नवालिस के पूर्व जो 5 वर्षीय भू नीलामी की जाती थी, जमींदारों को 5 वर्ष के लिए भूमि नीलाम करके मिलता था, नीलामी में खरीदना पड़ता था। अब क्या हुआ कि 10 वर्ष के लिए उन्हें भू का स्वामी बना दिया गया, यानी 10 वर्षीय जमींदारी प्राप्त होने लगी। और जो जमींदार समय से निश्चित समय से लगान जो राशि निश्चित होती थी पहुंचा देता था, तो उससे प्रसन्न होकर के अंग्रेज उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदार के रूप में स्वीकार करते जाते थे। तो इस प्रकार एक नया जमींदार वर्ग भी उभर करके सामने आया, जो कि अंग्रेज़ों का चाटुकार था। तो बच्चों, बंगाल के जमींदारों के साथ 10 वर्षों का अनुबंध किया गया। 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में यह व्यवस्था लागू की गई और इसी व्यवस्था को इतिहास में स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और अब जमींदारों को जमीन का पैतृक स्वामी बना दिया गया, यानी उन्हें पैतृक स्वामित्व मिल गया। और किस आधार पर मिला? निश्चित अवधि व लगान की राशि निश्चित समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कोष में पहुंचाने पर। और किसान को जमींदारों का रैयत मान लिया गया। क्या मान लिया गया? रैयत। रैयत मीन्स प्रजा। अब किसान अंग्रेज़ों के रैयत नहीं थे, बल्कि किसके थे? जमींदारों के रैयत थे। और उन्हें लगान के बदले में सिर्फ खेती करने का अधिकार था, यानी कि किसान का अपने ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं रहा। केवल वे अपनी ज़मीन पर खेती कर सकते थे और ज़मीन का स्वामी जो होता था वो जमींदार होता था, जो उस क्षेत्र
की जमीन को नीलामी के रूप में 10 वर्ष के लिए प्राप्त किया होता था और किसानों से लगान वसूल कर उसे निश्चित राशि के अनुसार निश्चित अवधि में खजाने में जमा कराना जमींदार का उत्तरदायित्व बना दिया गया। और जमींदार जो होते थे वो कुल लगान का 1/11वां हिस्सा लगान वसूली में होने वाले खर्च के रूप में अपने पास रख सकते थे। यानी कि उपज का 11वां हिस्सा जो लगान के रूप में जमींदार वर्ग वसूल करता था उसे प्राप्त होता था। यानी 10 भाग अंग्रेजों का हो जाता था, 11वां भाग जमींदारों को प्राप्त होता था, जितना कि जमींदार वर्ग लगान के रूप में वसूल करता था। तो बच्चों आप सोच सकते हैं कि 11वें भाग तक उपज के 11वें भाग तक क्या होता था, कर के रूप में, लगान के रूप में ले लिया जाता था। तो किसान के पास कितना बचता रहा होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो बच्चों 11वां हिस्सा जो ये मिलता था लगान वसूली में होने वाले खर्च के रूप में इन्हें यानी जमींदारों को अपने पास रखने की अनुमति अंग्रेजों द्वारा प्राप्त होती थी और निश्चित अवधि के अंदर लगान नहीं चुकाने पर जमींदार को बेदखल कर दिया जाता था। यानी हर जमींदार को यह डर सताता रहता था कि अगर हमने निश्चित समय पर लगान राशि जमा नहीं की तो क्या होगा कि हमारी ज़मींदारी छिन जाएगी। और इस वजह से प्रत्येक ज़मींदार प्रजा को प्रताड़ित करने में लग गया और फसल नहीं होने पर भी ज़मींदार लगान जमा करने के लिए प्रजा पर तरह तरह से जुर्म ढाने लगा, क्योंकि उनको अपनी ज़मींदारी बचानी थी। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो ज़मींदार समय पर लगान नहीं पहुंचा पाता था तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी, यानी दूसरे व्यक्ति को उसकी ज़मींदारी सौंप दी जाती थी जो उससे ऊंची बोली लगाता था। ज़मीन की बोली लगाई जाती थी 10 वर्ष के लिए। तो जो उससे यानी ज़मींदार जो प्रेजेंट टाइम का ज़मींदार रहता था उससे अधिक जो बोली लगाता था उसको उस क्षेत्र का भूस्वामित्व प्राप्त हो जाता था। तो इस स्थायी व्यवस्था को बाद में बंगाल बिहार के अलावा उड़ीसा मद्रास के उत्तरी जिलों और उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में भी लागू कर दिया गया। कहाँ कहाँ बच्चों? सर्वप्रथम कहाँ कहाँ लागू किया गया था? बंगाल और बिहार। और फिर जब इससे लाभ प्राप्त होने लगा स्थायी बंदोबस्त का, अंग्रेज़ों के लिए अच्छा नतीजा आने लगा तो इसको फिर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कर दिया गया। इसको और आगे बढ़ाते हुए उड़ीसा, मद्रास, प्रेजेंट टाइम में चेन्नई कहा जाता है, के उत्तरी जिलों मद्रास के उत्तरी जिलों और उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी हमारे क्षेत्र में भी यह व्यवस्था लागू थी। तो बच्चों इस प्रकार जो अंग्रेजों को इसके अच्छे परिणाम मिलने लगे तो अंग्रेजों ने
इसका दायरा और बढ़ा दिया। आप देख रहे हैं कि 2 प्रांत से बढ़कर के 3 प्रांत और ऐड कर लिए गए। कहाँ कहाँ? उड़ीसा, मद्रास और उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार जो है स्थायी बंदोबस्त को लगभग भारत के सभी उपजाऊ क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। और स्थायी बंदोबस्त का क्या प्रबंध था, अब हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। स्थायी प्रबंध के अंग्रेजों को ही एक तरफा लाभ मिला था, लेकिन फिर भी लाभ और हानि दोनों को बताना आवश्यक है। तो स्थायी बंदोबस्त के गुण एवं दोष। पर हम प्रकाश डालेंगे। बच्चों, जैसा कि अभी आपने इसके अर्थ को देखा कि स्थायी बंदोबस्त में क्या व्यवस्था की गई थी, किसे कहा जाता है, तो उसके आधार पर आप स्वतः इसके गुण दोष यानी हानि लाभ को समझ सकते हो, लिख सकते हो, इस पर प्रकाश डाल सकते हो। बगैर पढ़े भी आप थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें भारतीयों को हानि ही हानि हुई, केवल एक तरफा लाभ हुआ और वह हुआ अंग्रेजों को। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि जैसा कि अभी हमने बताया, इस व्यवस्था में क्या किया कि जमींदारों को भूस्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया, निश्चित अवधि व लगान की राशि के बदले में जमीन देने की योजना बनाई। यानी किसानों की ज़मीन अब किसानों की नहीं रही, किसकी हो गई? ज़मींदारों की हो गई। और किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूरी करने के लिए, एक तरह से मजदूरी ही हुआ ना, लगान के रूप में कृषि कार्य करता था। तो लगान राशि जो देता था उसी के बदले में उसे कृषि कार्य करने की अनुमति प्राप्त थी। और जो व्यक्ति लगान नहीं चुका पाता था, आपने विभिन्न पिक्चरों में देखा है, विभिन्न सीरियलों में देखा है कि लगान वसूल करने के लिए एक मोटा तगड़ा मुंशी बैठा रहता था, और जो व्यक्ति लगान नहीं दे पाता था अंगूठा लगवा लिया जाता था। या जो उस समय पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी और जो पढ़े लिखे रहते थे उनको सिग्नेचर करना पड़ता था, और इस प्रकार उनकी ज़मीनें जो है हड़प ली जाती थी। तो इस तरह से स्थायी बंदोबस्त का हर तरह से अंग्रेजों को लाभ हुआ, उनको समय से धन मिलने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधर गई और सीधे भारतीय प्रजा से अंग्रेजों का कोई राजनीतिक संपर्क नहीं रहा, बल्कि जमींदार कौन होता था? भारतीय होता था। और सीधे जमींदारों का ही भारतीय प्रजा से सामना होता था। और ज़मींदार जो होते थे वो अपनी ज़मींदारी बचाने के लिए अंग्रेज़ों के चाटुकार होते गए, यानी धीरे धीरे समर्थक बनते गए। और यही ज़मींदार वर्ग 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों का समर्थन किया था, सहयोग किया था। तो ये ज़मींदार जो थे ये विलासिता का जीवन भी व्यतीत करते थे, क्योंकि अधिक से अधिक धन कमाना इनका उद्देश्य बन गया था। इनको भारतीय प्रजा रैयत से कुछ लेना देना नहीं था। तो बच्चों, अब हम इसके हानि और लाभ पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो सबसे पहले गुण यानी लाभ, गुण या लाभ। इस्तमरारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त के क्या लाभ हुए? तो इसके कंपनी को अनेकानेक लाभ हुआ। कंपनी, कौन सी कंपनी बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को अनेकानेक, एक दो नहीं, अनेकानेक लाभ हुए।
और कंपनी को समय पर निश्चित लगान की राशि मिलने लगी। पहला लाभ क्या हुआ कि निश्चित राशि, लगान राशि कंपनी को प्राप्त होने लगी और वह भी निश्चित समय में। और इससे क्या हुआ, अब दूसरा लाभ उसी से निकल जाएगा बच्चों कि इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। और इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप तात्कालिक रूप से किसानों और खेती की स्थिति में भी सुधार हुआ। तीसरा क्या हुआ कि खेती की स्थिति में सुधार हुआ, अर्थात उत्पादन बढ़ा और जमींदारों द्वारा अधिक से अधिक भूमि को जो कि अभी तक परती पड़ी हुई थी, अनुपजाऊ थी, अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया गया। यह कार्य अंग्रेज सरकार द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि किससे प्रारंभ हुआ, जमींदार वर्ग द्वारा अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि उनको निश्चित समय पर निश्चित लगान की राशि जो कंपनी के कोष में पहुंचानी होती थी, इसलिए। और जब उत्पादन बढ़ा तो बच्चों आप कल्पना कर सकते हो कि बहुत सारे उद्योग धंधे कृषि पर आश्रित होते हैं, आधारित होते हैं, तो उद्योग और व्यापार में भी उन्नति हुई। उद्योग और व्यापार में उन्नति हुई और बंगाल की आर्थिक स्थिति सुधर गई और निर्धनता जो है वो कम हो गई। सुधरी और निर्धनता कम हुई, किंतु यह केवल उन्हीं वर्गों में था जो कि अंग्रेजों के चाटुकार थे और सामान्य जनता की स्थिति नहीं सुधरी थी। आर्थिक संपन्नता ने बंगाल में शिक्षा एवं साहित्य तथा सामाजिक धार्मिक सुधारों को प्रश्रय दिया। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में सुधार को प्रश्रय मिला। क्या हुआ बच्चों कि शिक्षा का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ और साथ ही सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में सुधार आंदोलन भी प्रारंभ हुए, क्योंकि नया वर्ग जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित वर्ग था, पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात बंगाल में जो कुरीतियाँ प्रारंभ हुई थी उनको
दूर करने का वहाँ के नवयुवक वर्ग द्वारा प्रयास किया गया, जिसमें राजा राम मोहन राय, जिन्हें कि आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, नाम अग्रणी है। तो ये जो थे बंगाल के ही युवक थे और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ही यहाँ धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन भी प्रारंभ किया गया और नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ। एक नया वर्ग जो समाज में आया, वह कौन था? नया जमींदार वर्ग, जो कि वैभवशाली जीवन व्यतीत करता था और यह वर्ग कंपनी का हिमायती वर्ग बन गया और जमींदार किसानों से वसूले गए धन के आधार पर भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करने लगे। तो हम देखते हैं, इन परिणामों से हम देखते हैं बच्चों कि केवल इस बंदोबस्त से, यानी स्थायी बंदोबस्त से अंग्रेज़ों को ही लाभ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ, भारतीयों को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। किसको लाभ हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और भारतीय, खासतौर से बंगाल के किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई और बंगाल में जो नया वर्ग उभर कर के सामने आया, जमींदार वर्ग, वह भोगविलासी जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, दो नए वर्गों का उदय हुआ, जो कि जिनके बीच में खाइयाँ बढ़ती चली गई और अंततः 1857 की क्रांति हुई। तो ये बच्चों गुण या लाभ था स्थायी बंदोबस्त का। अब हम स्थायी बंदोबस्त के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाल रहे हैं। क्या? स्थायी बंदोबस्त के दुष्परिणाम। यानी कि स्थायी बंदोबस्त से क्या हानि हुई? तो स्थायी बंदोबस्त के दुष्परिणाम जो सामने आए वह यह थे कि सरकार को कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि लगान की राशि निश्चित कर दी गई थी और इस व्यवस्था ने पुराने जमींदार वर्ग को समाप्त कर एक नए जमींदार वर्ग का उदय किया। पहला क्या प्रभाव सामने आया? पुराने जमींदार वर्ग के स्थान पर नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ, जो कि अत्यधिक विलासी जीवन व्यतीत करने वाला था और अंग्रेजों के हिमायती थे। पुराना जमींदार वर्ग जो होता था बच्चों, वो क्या करता था कि जब सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, तो वो जनता पर रियायत बरतते हुए लगान वसूल नहीं करता था, चाहे उनकी ज़मींदारी क्यों न नीलाम हो जाए। लेकिन जो नया ज़मींदार वर्ग सामने आया वह केवल अपना ही लाभ देखता था, जनता से उनका कुछ लेना देना नहीं था। और जो नया जमींदार वर्ग आया उसने बनिए कुछ वर्ग को प्रश्रय दिया, जिसमें कौन कौन से थे? बनिया, साहूकार जो कि सूद पर पैसा देते थे, एवं कंपनी के मुख्य कर्मचारी
मुख्य कर्मचारी वर्ग को जमींदार वर्ग का प्रश्रय मिला। क्योंकि ये जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों क्या हैं, जमींदारों के लिए सहयोगी हैं। बनिया साहूकार दोनों क्या हैं, व्यापार एवं वाणिज्य से जुड़े हैं, और कंपनी के कर्मचारी भी व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र से जुड़े थे। इसलिए जमींदारों के लिए यह वर्ग जो था वह लाभदायक था। इसलिए जमींदारों ने इनको प्रश्रय देना शुरू कर दिया और किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ा। अत्याचार बढ़ा, किसानों पर जमींदार तरह तरह के जुर्म ढाने लगे और किसानों की आर्थिक स्थिति जो है वो दयनीय होती चली गई। किसान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में पिछड़ता चला गया। उसकी स्थिति दयनीय होती चली गई और आर्थिक असमानता ने असमानता का मतलब किसी के पास बहुत पैसा होना और किसी के पास एकदम न होना, यानी कोई जो है आराम तलब की ज़िंदगी बसर कर रहा था और कोई जो है दैनिक जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन्हें भी प्राप्त नहीं कर पा रहा था। इसी को आर्थिक असमानता कहते हैं। तो बच्चों, आर्थिक असमानता ने सामाजिक विभेद मतलब समाज में रहने वाले लोगों के बीच भेदभाव की स्थिति को सामाजिक विभेद कहा जाता है और असंतोष को बढ़ावा दिया। जब समाज में अमीर और गरीब वर्ग की खाई बढ़ती चली गई तो अंततः दोनों के बीच असंतोष भी बढ़ा और यही कारण था कि भारतीय प्रजा ये नए जमींदार वर्ग को शक की दृष्टि से देखती थी और यह कुछ हद तक सही भी था। इनके ऊपर शक किया जा सकता था क्योंकि ये जमींदार वर्ग जो थे ये अंग्रेज़ों के हिमायती थे। इनको केवल अपने ऐशो आराम से मतलब था, भारतीय प्रजा से कोई मतलब नहीं होता था बच्चों। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था जो इस्तमरारी व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त है, ये किससे संबंधित है? भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका लाभ केवल अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ, भारतीयों को इसका लाभ नहीं मिला। और जो है इस व्यवस्था ने भारतीय किसान को दिन प्रतिदिन निर्धन बना दिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और इस व्यवस्था में राजस्व की दर अधिक उच्च रखी गई थी और समय पर राजस्व नहीं चुकाने वालों की ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इस वजह से इस ज़मींदार वर्ग ने किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करना शुरू किया और इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था ने कालांतर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को भी हानि पहुंचाई। कैसे पहुंचाई बच्चों? क्योंकि इस वर्ग ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जमींदार वर्ग ने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया। अगर यह वर्ग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का साथ दिया होता तो 1857 में
हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत को आज़ाद कराने में शायद सफल हो गए होते, क्योंकि ये जमींदार वर्ग जो होते थे ये साधन संपन्न वर्ग था और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके पास साधनों का अभाव था। जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं बच्चे छोटे क्लास में, आप लोगों को पता है। तो यह जो स्थायी बंदोबस्त है जो कि लगान से संबंधित है, यह भारतीय प्रजा के साथ साथ भारत के लिए भी अनुचित था, क्योंकि इसने एक नए वर्ग को उत्पन्न किया जो कि अंग्रेजों को प्रश्रय देता रहा और इसी का परिणाम हुआ कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चला। स्थायी बनाने में स्थायी बंदोबस्त का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो बच्चों एक बार फिर हम स्थायी बंदोबस्त पर शॉर्टकट प्रकाश डाल दे रहे हैं कि स्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त जो है यह लगान से संबंधित व्यवस्था है, भू राजस्व वसूलने से संबंधित व्यवस्था है। इसमें कॉर्नवालिस ने यह व्यवस्था की कि भूमि का प्रबंध उन जमींदारों को सौंप दिया जाएगा जो कि भूमि की ऊंची बोली लगाएंगे। उन्हें 10 वर्ष का उस क्षेत्र का स्वामी बना दिया जाएगा जिस क्षेत्र की भूमि की नीलामी के समय वो ऊंची बोली लगाएंगे। जो भी जमींदार ऊंची बोली लगाता था उसे उस क्षेत्र का भूस्वामी बना दिया जाता था। और जो जमींदार लगातार, वैसे तो 10 वर्ष के लिए व्यवस्था थी, किंतु इसमें यह भी व्यवस्था थी कि समय पर निश्चित अवधि पर निश्चित लगान पहुंचाने वाले जमींदार को जमींदारी उत्तराधिकार के रूप में प्रदान कर दी जाएगी, यानी कि उस जमींदार के बेटे को वह जमींदारी प्राप्त हो सकती थी। कैसे हो सकती थी? जब उसका पिता समय पर निश्चित लगान कंपनी की राशि में कंपनी के कोष में जमा करता था और फिर उसका जो उत्तराधिकारी होता था उसको जमींदारी प्राप्त हो जाती थी और वह भी वहीं कार्य करता रहता था, तो उसके उत्तराधिकारी को उसका जो जमींदारी होती थी उसका क्षेत्र होता था वो प्रदान कर दिया जाता था। इस प्रकार अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था को पैतृक व्यवस्था बनाने का प्रबंध कर दिया और जमींदार वर्ग अपनी जमींदारी को बचाने के लिए अंग्रेजों को, अंग्रेजी शासन को संरक्षण प्रदान करने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त का भारतीयों पर बुरा प्रभाव पड़ा और अंग्रेजों को इसका लाभ मिला। कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधर गई, साथ ही कंपनी के अधिकारियों का भारतीय प्रजा से सीधे सामना नहीं होता था, यानी भारतीय प्रजा भारतीय जमींदारों को ही घृणा की दृष्टि से देखती थी। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने स्वयं लाभ भी कमाया और भारतीयों में एक दूसरे के प्रति फूट की भावना भी डालने में सफल हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों की शुरू से ही यह नीति थी कि फूट डालो, राज्य करो। अब हम अगले वीडियो में जमींदारों की राजस्व अदायगी में विफलता की घटना पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।